नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पूरे वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट, परीक्षा में आने वाले प्रश्न और सब कुछ जो भी एमसीक्यू है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो लोग 27 में देने वाले परीक्षा वो लोग जरूर गौर से देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या क्या दिया हूँ, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और एक बात और, जो लोग को पीडीएफ चाहिए वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनको भेज दूँ। ठीक ना, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रैखिक क्या होता है। रैखिक होता है जिसका पावर कितना हो बाबू, एक हो, पावर एक हो। ठीक है, ये रैखिक समीकरण का रूप है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये जीरो या फिर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इस तरह का आगे क्वेश्चन भी है, आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये उसका रूप है। कभी भी पावर अगर एक रहता है तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, लेकिन पावर यदि दो रहे तो द्विघात समीकरण। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। पूछेगा कि x के साथ, देखेंगे a जो होता है ना वो x के साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, b के साथ जो रहेगा y कहेंगे, जो किसी के साथ नहीं रहेगा वो c होता है। ठीक है ना, तो ए बी सी क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते, अगर ये दोनों शून्य होंगे तो फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यह एक समीकरण है जो सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, पूछेगा सरल रेखा, एक बार पूछा भी है परीक्षा में। ठीक है, कि सरल रेखा का क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो y बराबर होता है आपका एम एक्स प्लस सी। ठीक ना, y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी, ध्यान रखेंगे। ठीक ना, आगे चलते रैखिक समीकरण के, देखिए पीछे रैखिक समीकरण आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने ये सब पढ़ चुका है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। ठीक ना, एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। जैसे देखिए आप देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण का जो है वो कितना हल होता है। एक रैखिक समीकरण का अनंत हल संभव है, ध्यान रखेंगे। y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी। ठीक ना, देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण लिखा हुआ भी है, इसका हल भी किया हुआ है। ठीक ना, हल भी किया हुआ है यहाँ पर, आप देख पाएंगे। आगे मैं जब ऑब्जेक्टिव करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम पढ़ रहे हैं अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसमें दो का मान निकालेंगे, दो कौन, x और y। ठीक है, अब इसका रूप क्या होता है, तो देखिए दो समीकरण दो लिख रहे हैं ना, इसलिए दो तरह का होगा। मैंने ऊपर आपको बताया कि ये दो रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो हो सकता है, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का हो सकता है, यही बात बताया था ना। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ एक था इसलिए ये बताया, लेकिन जब कभी भी दो युग्म की बात करेंगे तो ए वन एक्स बी वन वाई सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू बराबर जीरो। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ए वन बी वन सी वन जो भी है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे करेंगे वो मैं आप आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तीन तरीके से इसका हल होता है, तीन तरीके से इसका हल होता है। ठीक ना, तीनों तरीका मैं यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले जो जानने का चीज है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको जान लेते हैं। ठीक ना, रैखिक समीकरण युग्म करने कम से कम एक हल होगा, वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। आपसे पूछा जाएगा आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा संगत है, कौन असंगत है, किसका एक हल है, किसका अनंत हल है, किसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक ना, अब देखिए आप, जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, यानी एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, उसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक है, और जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण का रूप है। अब देखिए यहाँ पर, यदि मैंने आपको बताया कि x के साथ रहेगा वो a का मान, y के साथ रहेगा वो b का मान, जो किसी के साथ नहीं रहेगा वो c का मान होता है। तो abc के मान में abc का मान आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी आपसे पूछे अद्वितीय हल कब होगा, ए वन बट्टे ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बट्टे बी टू। ए वन बट्टा ए टू यदि नहीं होगा बराबर किसके, बी वन बट्टा बी टू के, तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, केवल
एक हल, ठीक है, इसको भी याद रखना है बात, ठीक ना। अनंत हल a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ध्यान रखना ये हमेशा। रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, ठीक है, ओवरलैपिंग प्रतिछाया, मतलब एक रेखा है उसी पे दूसरी रेखा ओवरलैप करेगी, ठीक ना, अनंत हल होगा। और यही बात जो आपसे पूछा था, अनंत हल यानी कि y बराबर mx प्लस सी, ठीक ना। कोई हल नहीं होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2 के, ध्यान रखेंगे जब कोई हल नहीं होगा तो ये आएगा, ठीक ना। ये रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। हम आगे ऑब्जेक्टिव जब करेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये तो आपको याद ही रखना है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में कि a1 बट्टा a2 नहीं होगा जब बराबर b1 बट्टा b2 के, तो क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर काटेगी और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा, ठीक ना। यदि सभी बराबर हुआ a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो रेखाएं क्या होगी, संगामी। संगामी कहने का मतलब है एक रेखा दूसरे रेखा पे कटेगी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक ना। तो ये क्या होगा, अनगिनत हल होगा, यही ध्यान रखना है, यही सब क्वेश्चन आएगा आगे अभी। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर यदि नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, तो क्या होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, और समांतर होगा तो कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए ये होगा आपका संगत, क्या होगा, संगत, क्योंकि एक जगह कट रहा है। ये क्या होगा, ये भी होगा आपका संगत, लेकिन ये क्या होगा, ये कट ही नहीं रहा है, इसका कोई हल ही नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको हल करने की तीन विधियां हैं, हल करने की कितनी विधियां हैं, तीन विधियां हैं, ठीक है। अभी तीनों की बात करेंगे हम लोग। पहले ये देख लीजिए, आलेखी विधि से हल करते हैं, मतलब ग्राफीय विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हल किया जाता है, ठीक है। ग्राफीय विधि, आलेख विधि। अभी 5 नंबर में ये पूछता है, 5 अंक में, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, 5 अंक वाला प्रश्न आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणनखंड, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक ना, सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना कैसे होता है, आपको ये सब आप क्लास में सीखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों समीकरण को हल किया गया है, जब x का मान निकालते हैं पहले, या फिर y का मान निकालते हैं, और पहले समीकरण 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, फिर y का मान पहले समीकरण से निकाल लेते हैं, फिर इसको रखते हैं 2 में, मतलब जो भी है यहाँ से हम x y का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब ये सब विधि आप लोग क्लास में किए होंगे, ठीक है। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि को ही विलोपन विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोपन विधि भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, विलोपन विधि इसी को बोलते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, x को या फिर y को गुम कर देना होता है, बिला देना होता है, वहां पे फिर y का मान आ जाता है, ठीक है। ये है वज्र गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप क्लास में किए हैं, ठीक है। अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, अभी तो मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है। 3 विधि है, सॉरी 4 विधि है, एक तो ग्राफीय विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैं आपका आंसर छुपा दिया, तो आप फटाफट करेंगे। देखिए आप सबसे पहला क्वेश्चन यही जो मैंने पहले बताया था आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या तो ये रूप का होता है या फिर ax प्लस बी वाई बराबर सी रूप का होता है। ये बताया था ना, ये बताया था, दो बात बताया था। तो यही दो बात इसमें खोजिए, ax प्लस बी वाई नहीं है, ये नहीं होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसके साथ x नहीं है, चलिए हटाए। संगत, संगत कब होता है, जब कोई एक हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के किस मान के लिए इतना तथा इतना क्या है, संगत है। संगत होने के लिए मैंने आपको बताया अभी कि कम से कम क्या होना चाहिए, एक हल होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हल होने के लिए आपको जानते हैं a1 बट्टा a2 बराबर
नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। एक चीज और जानते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए A1 के जगह पर 1 है, 1 रखिए। A2 की जगह पर 2 है, 2 रखिए। B1 के जगह पर 2 है, 2 रखिए। और B2 के जगह पर क्या है, K। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आप K को एक बार पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखो तो K को एक बार पढ़ेंगे, K 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात और आप याद रखिए, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो K की जगह पर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैखिक समीकरण जो है इसका एक हल होगा, मतलब ऑप्शन से बनेगा ये क्वेश्चन। कैसे बनेगा, ऑप्शन से बनेगा। ठीक, अब ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन से कैसे बनेगा, मैं इसको बता रहा हूँ। 3 नंबर छोटा कर दूं क्या, छोटा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 दिया है, तो ऑप्शन से रखिए, x की जगह पर 5 रखिए, तो 5 दिया है 15, 9, 9 दूनी 18, 15 में से 18 गया 3, 15 में से 18 जाएगा तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए आप इसको रखें, x की जगह पर 5, तो 3 गुने 5 माइनस 2 गुने 9 प्लस 3 बराबर देखते हैं कितना था, 5 दिया है 15, 9 दूनी 18 जो 3, 15 3 18 में से 18 गया तो 0 ना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हाँ ऑप्शन से ही हल करना है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, कोई हल नहीं होने के लिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बट्टा C2 के, ये होना चाहिए ना। चौथा क्वेश्चन का मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए A1 के जगह पर क्या है 1, A2 के जगह पर क्या है 3, B1 के जगह पर 2, B2 के जगह पर K, K एकम K बराबर 3 दूनी 6, K बराबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है, रख के देख लीजिए ना। 6 रखें, 6 दूनी 12, 4 दिए 12, 12 में से 12 गया 0, ये नहीं होगा। यहाँ रखें 5 6 30 और 7 चौक 28, 30 28 जोड़ेंगे 15 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ रख के देखते हैं। सी समझ में आ रहा है कि बताना पड़ेगा, चलिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको हटा दो, रहने दो, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, छोटा कर दो, ये लो 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 5 में है x बराबर 6 और y बराबर 4। c को लेते हैं, तो c में है 8x प्लस 5y माइनस 20 बराबर में 0। रखो x की जगह पर 6 गुने 8 5 गुने 4 माइनस 20 बराबर 0, 5 और 20 में से 20 गया 0, तो ये भी सी भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो डी देख लेते हैं। डी में क्या लिखा है, 7x माइनस 13y प्लस 10, 7x माइनस 13y प्लस 10। चलो रखो 6 रखो, x की जगह पर 6 माइनस 13 गुने 4 प्लस 10, देखते हैं आता है कि नहीं। 6 सत्ते 42, 13 चौका 52, तो 42 और 10 52 में से 52 जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हल करें। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 6 नंबर की। ठीक है, 6 इधर से बात करते हैं, इधर से समझ में आएगा आपको। 6 नंबर सबका आंसर है, लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी। ठीक है, समझ गए एक बार तो आप बना ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है समीकरण में अनंत हल होगा। क्या होगा, ये दोनों समीकरण दिया है, इसका बोला है अनंत हल। अनंत हल कब होता है बाबू, अनंत हल होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर होता है यदि C1 बट्टा C2 के। आप देखेंगे C1 बट्टा C2 यानी कि 7 या 21 3 गुना, तो यानी कि सब कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 5 1 6 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है,
यहाँ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये 6 और यहाँ पर 3 तिया 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 में से एक जगह 9, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, ए बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 7 है, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर क्या है 21। ये कितना गुना है, 3 गुना, तो ये सब भी कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना होने के लिए ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए में जो है वो दिखा है a बराबर 5 और b बराबर 1, तो रख के देख लीजिए ना, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये 3 गुना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं 2a माइनस बी में 3 गुना हो रहा है कि नहीं, तो 5 दूनी 10, 10 में से 9, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा, इसको भी आप किससे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप ऑप्शन तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 दिया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रखें कि बन जाएगा, तो आप पहला ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, तो 3 और 3 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन दूसरा समीकरण में रखेंगे 1, तो 4 और 3 तिया 9, 9 4 13 में से 47 जाएगा तो 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इस तरह से समीकरण 2 में बी को भी रख लेंगे, 4 चौका 16, 5 तिया 15, 16 15 31 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी रखेंगे, सी रखेंगे तो सी ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 लिखा है। ठीक है, सी ऑप्शन में है x बराबर 5 और y बराबर 9, तो 4 गुने 5 जोड़ 3 गुने 9। अब देखिए यहाँ पर आता है कि 4 पंचे 20, 9 तिया 27, 47, 47 में से 47 गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए ये बताने के लिए, आप जब अपने से करेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, पी के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, क्या बोला है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, कोई हल नहीं हो इसके लिए क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 बट्टा c2 के, भूल गए। देखिए ये भूलना नहीं, आपको याद रखना है। ठीक ना, ये सब बातें। अब बोला है यहाँ पर, क्या बोला है, p के मान के लिए, तो यहाँ पर यानी कि a1 की जगह पर है 5, a2 की जगह पर है 1, b1 की जगह पर p और b2 की जगह पर 2, बस 5 दूनी 10, p का मान कितना आ जाएगा, p का मान यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा है 9 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण दिया रहा है अगर, तो अद्वितीय हल केवल एक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, 10 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की कितनी विधि, तो मैंने आपको रैखिक समीकरण युग्म करने विधि यहाँ पर प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणनखंड तीनों बताया है। ठीक है, एक ग्राफीय विधि होता है उसको छोड़ देना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वैसे 4 विधि होता है, लेकिन यहाँ पर अगर पूछे कि हल करने की कितनी विधि होती है तो 3 विधि होती है। ठीक, पूछा है ना, हल करने की कितनी विधि होती है तो 3 विधि। ठीक, आगे चलते 11 नंबर प्रश्न, ऑप्शन में छुपा देता हूँ, अगर ऑप्शन आप देखते हैं तो फटाफट ऑप्शन ही कर लेते हैं। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। समीकरण दे रखा है और अनगिनत हल, अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के लिए इसका क्या होगा, एक हल, इसका क्या होगा, कुछ नहीं, इसका क्या होगा, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का 4 गुना है, 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना, यदि उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो वो उलट जाती है। चलिए इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये नहीं उल्टेगा, इसमें 18 जोड़ दीजिए, बिल्कुल ये उलट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, बी नंबर सही बोल रहे हैं आप। समीकरण दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, का कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। के किस मान के लिए समीकरण के अनंत हल, अनंत हल कब होता है बाबू, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। 14 नंबर क्वेश्चन का हल कर रहे हैं हम लोग, a1 की जगह पर क्या है 2, a2 की जगह पर क्या है 4,
P1 के जगह पर 3, B2 के जगह पर K, बस यही से हल कर लीजिए ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो K बराबर क्या आ जाएगा 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूं आपको एकदम आसान सा तरीका कि 2 दूनी 4, ठीक है, तो 3 दूनी 6, एक ही बार में आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर भी मैं बताने के लिए बताया। बोला है समीकरण दे रखा है यहाँ पर और किस प्रकार का हल है। तो देखिए A1 की जगह पर क्या है 2, 15 नंबर का सोल्यूशन करें। A2 की जगह पर क्या है 6, P1 की जगह पर 3 और ये है 5, यानी कि ये बराबर नहीं है, नहीं है ना, बराबर नहीं है, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। आप बताइए क्या हो। बिल्कुल सही, एक हल, या इसी को क्या बोलते हैं बाबू, अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल या केवल एक हल बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक और अद्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ गया मैं, तो आंसर क्या होगा बताइए, बी। ठीक है, इस तरह से देखिए। नेक्स्ट बोला यहाँ पर कि एम बराबर नहीं है बी एल के। ठीक है, समीकरण यहाँ पे दे रखा है एम बराबर नहीं है बी एल के, बोला है ना, देखिए ना, बोला है एम बराबर नहीं है किसके, बी एल के। तो पहला ही कट जाएगा, पहला ही कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। पहला ही कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो क्या बोलते हैं इसे, अद्वितीय हल बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अद्वितीय हल है तो बनाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो पहला बराबर हो गया, यानी कि इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। नेक्स्ट 1 तिया 3 और 1 तिया 3, इसका भी अद्वितीय हल नहीं होगा। द्वितीय 6 और 1 तिया 3, ये हो जाएगा। देखो सी नंबर ऑप्शन से, A1 के जगह पर 2 और A2 के जगह पर 4, B1 के जगह पर 1 और B2 के जगह पर -2, तो ये कभी बराबर होगा नहीं ना, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। बोला है ना अद्वितीय हल संभव, अद्वितीय मतलब एक होता है। ठीक ना, नेक्स्ट 18 नंबर देखो, बोला है समीकरण दे दिया यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो मैंने आपको बताया था ये जो होता है इसमें होता है कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं, ये असंगत भी होता है। क्या होता है, असंगत और कोई हल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मैं जितना भी बताया हूँ यही सब आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, इसमें आंसर भी है पीडीएफ में, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, 3 विधि, तीनों विधि का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बस खत्म ही होने वाले हैं प्रश्न। बोला युगपत समीकरण दिया रखा है तो क्या होगा। तो देखिए 2 दूनी बताइए 4, 3 दूनी 6, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो वही वाली बात हो गई, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टा C2 के। तो क्या होता है बताइए, बिल्कुल सही, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक ना, नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश तथा हर, अंश और हर का जोड़ 18 है, तो इसको भी जोड़ने पे 18, इसको तीनों को जोड़ने पे 18 है। ठीक है, यदि इसके हर में 2 जोड़ दे, हर नीचे वाला होता है, हर में कितना जोड़ देना है 2, तो ये 1/3 हो जाता है, तो ये 5/15 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं, जल्दी बनेगा। नेक्स्ट 21 नंबर, बोला है कोई हल नहीं। क्या बोला है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होगा बताइए, यही जो ऊपर में लिखा हुआ है, कोई हल नहीं का लिखा हुआ है ना, ये जो है लिखा हुआ है ये है कोई हल नहीं होने का कंडीशन। ठीक है, अब देखिए A1 की जगह पर क्या है कि, A2 की जगह पर क्या है 6, B1 की जगह पर क्या है -1 और B2 की जगह पर क्या है -2, ये खत्म। तो देखिए बराबर यही लिखा हूं ना मैं। ठीक, तो द्वितीय 6 3 बार में कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, के बराबर क्या आ रहा है 3, 3 है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही हो जाए। ठीक ना, के किस मान के लिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब
अद्वितीय हल का कंडीशन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करें। ये 21 नंबर का था। तो 22 नंबर क्वेश्चन में है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं होगा तब, है ना। ये अद्वितीय हल का कंडीशन है। तो A1 की जगह पर क्या है K, A2 की जगह पर क्या है 6 नहीं होना चाहिए, B1 की जगह पर -1, B2 की जगह पर -2, ये तो खत्म हो। तो K बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 2 तिहाई 6, 3 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और ये 2 क्वेश्चन लास्ट में, ऑप्शन मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन ये इसे बनाते कैसे हैं इसकी बात करते हैं। एक हल अद्वितीय हल, तो फिर से वैसे ही बनाएंगे। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, ठीक ना। A1 की जगह पर क्या है 1, A2 की जगह पर 3, ये क्वेश्चन पूछेगा B1 की जगह पर क्या है -2 और B2 की जगह पर क्या है K, तो K एकम K बराबर नहीं होगा 3 दूनी 6, K बराबर क्या नहीं आना चाहिए -6 नहीं आना चाहिए, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस वाई का मान 7 दिया है और इसका मान भी 7 दिया है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको खुद से निकालना है और आंसर बताना है, ठीक है। इस पे मत जाइए, इसको किसी भी तीनों विधि जो आपको बताया गया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड, ये तीनों विधि में से किसी से एक से हल करके आप हमें x का मान बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।